एक पार्टी जिसने 70 सालों तक इंडिया की पॉलिटिक्स पर राज किया, आज वही पार्टी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। वो पार्टी जिसने साल 1984 में 414 सीटें जीती, लेकिन आज एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है। एक समय था जब भारत की राजनीति का मतलब ही कांग्रेस हुआ करती थी। देश आजाद हुआ और सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई और सामने कोई मजबूत विपक्ष भी नहीं। 1952 से लेकर कई दशकों तक कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी बनी रही, लेकिन आज वही कांग्रेस अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आखिर कैसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कोलैप्स हुआ, कैसे कांग्रेस इतनी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनी और कैसे 70 सालों तक अकेले इंडिया की पॉलिटिक्स पर राज करती रही। कांग्रेस ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से कांग्रेस का डाउनफॉल आया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कांग्रेस के सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनने से लेकर कांग्रेस के डाउनफॉल तक की पूरी कहानी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। Except as may be required for the due discharge of my duties as minister. पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के पीछे कहानी ये थी कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया से जाने से पहले साल 1946 में प्रांतीय विधानसभा इलेक्शन कराए। इस इलेक्शन में कांग्रेस को 1585 में से सबसे ज्यादा 923 सीटें मिली और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली और बाकी की कुछ अन्य दलों को और निर्दलीय उम्मीदवारों को। इस चुनाव में जो भी जीता वो आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिया को लीड करेगा। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद अंतरिम गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को चुने जाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि उस समय कांग्रेस के अलावा कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं थी और उस समय के लोगों का ये भी मानना था कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, इसलिए आजाद भारत में भी कांग्रेस का हक बनता है। साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शुरुआत की। अब बारी थी पहले जनरल इलेक्शन की। साल 1951-52 में पहले जनरल इलेक्शन हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली। उस समय ऐसा था कि सेंट्रल में कांग्रेस थी और सभी स्टेट्स में भी कांग्रेस, ऊपर से नीचे तक हर जगह कांग्रेस की सरकार थी। इस समय कांग्रेस का फुल डोमिनेंस था। इसके बाद 1957 और 1962 का भी चुनाव कांग्रेस जीत जाती है। इस टाइम तक कांग्रेस का संगठन गांव-गांव तक फैला हुआ था। विपक्ष था लेकिन बहुत छोटा। इस समय तक नेहरू जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और भारत इस युद्ध को हार गया। इस हार के बाद लोगों का नेहरू जी और कांग्रेस पर भरोसा बहुत कम हो गया। इसके बाद साल 1963 में नेहरू जी ने के कामराज को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। के कामराज उस समय के सबसे प्रभावशाली पॉलिटिशियंस में से एक थे। के कामराज ने नेहरू जी को सलाह दी कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों और कुछ मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा लिया जाए, जिससे लोग फिर से कांग्रेस पर भरोसा करने लगे। जिसके बाद के कामराज की इस सलाह पर कुछ इस्तीफे लिए जाते हैं और लोग फिर से कांग्रेस पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहांत हो जाता है। India had lost her sheet anchor. That was how millions felt as Premier Nehru lay dead. ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद के कामराज की सलाह पर लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान। शास्त्री जी को लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो किसानों की बात करते थे, वो आम लोगों की बात करते। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी के नेतृत्व की खूब सराहना हुई। कांग्रेस अब फिर से पहले जैसे धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। लेकिन तभी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में देहांत हो जाता है। इसके बाद साल 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है। शुरुआत में तो कुछ
कुछ नेताओं ने इंदिरा गांधी को एक कमजोर पॉलिटिशियन माना, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी अलग एक राजनीतिक पहचान बना ली। शास्त्री जी के बाद मोरारजी देसाई चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। साल 1967 का चुनाव होता है, कांग्रेस को 283 सीटें मिलती हैं। ये पहली बार था कि कांग्रेस 300 का नंबर पार नहीं कर पाई। साल 1969 में कांग्रेस के अंदर ही मतभेद होने लगते हैं और कांग्रेस के अंदर मतभेद इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कांग्रेस दो भागों में बट जाती है। ये कांग्रेस की हिस्ट्री का पहला बड़ा विभाजन था, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला गुट अधिक प्रभावशाली बना। साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ। लोगों को ये नारा बहुत पसंद आया। लोगों का इंदिरा गांधी पर विश्वास बढ़ता जा रहा था। 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 352 सीटें जीती, जो कांग्रेस का एक मैसिव कमबैक था। साल 1971 में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत जीत जाता है और उसके बाद एक नया देश बनता है, बांग्लादेश। जिसके बाद अपोजिशन के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की और कहा, इंदिरा गांधी माँ दुर्गा का रूप है। सोचिए, विपक्ष का लीडर तारीफ कर रहा है। इसके बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था कांग्रेस फिर से कई वर्षों तक अजेय रहेगी, लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए पॉलिटिक्स से बैन कर दिया गया। असल में साल 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीत भी गई, लेकिन अपोजिशन लीडर राज नारायण ने उनके ऊपर केस कर दिया। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट रिसोर्सेस का मिसयूज किया है। जिसके बाद 4 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली और इंदिरा गांधी दोषी पाई गई। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया और 6 सालों तक चुनाव लड़ने में बैन लगा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी और पावर को बचाने के लिए 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। इसी तरह से बहुत सारी चीजें छीन ली गई। अपोजिशन के लीडर्स को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो गई। किस महीनों तक भारत ने इस तानाशाही को झेला। लोगों के अंदर लगातार गुस्सा बढ़ रहा था। कांग्रेस की ये गलती इतनी बड़ी थी कि सारी पार्टियां एक हो गई। जिसके बाद बनी जनता पार्टी और नारा दिया गया, इंदिरा की तानाशाही नहीं चलेगी। 1977 के लोकसभा चुनाव हुए। जनता का गुस्सा साफ देखने को मिला और कांग्रेस ने मात्र 154 सीटें जीती। जनता पार्टी ने चुनाव जीता और देश में पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी। इंदिरा गांधी खुद भी अपनी सीट हार गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ज्यादा समय तक सरकार नहीं चली और जनता पार्टी के अंदर ही पॉलिटिक्स होने लगी। अलग अलग पार्टियां थी, अलग अलग आइडियोलॉजी थी। सिर्फ 2 सालों में ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 1980 का चुनाव होता है और इंदिरा गांधी फिर से कमबैक कर लेती। कांग्रेस को 353 सीटें मिलती हैं और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इमरजेंसी जैसी इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी कांग्रेस फिर से वापस आ गई, क्योंकि लोगों के पास एक मजबूत ऑप्शन था ही नहीं। साल 1984 में पंजाब के गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इसके बाद पूरे देश में तनाव काफी बढ़ गया। 31 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा गार्ड के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद साल 1984 के जनरल इलेक्शन में लोगों की मैसिव सिंपैथी की वजह से कांग्रेस 404 सीटें जीतती, जो कि कांग्रेस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा थी। राजीव गांधी इंडिया के यंगेस्ट पीएम बनते हैं। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की बात की। अब लग रहा था कि कांग्रेस फिर से मजबूत होगी, लेकिन साल 1985 में शाहबानो केस होता है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी, उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दिया। वो एलिमनी मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिमनी देनी होगी, लेकिन यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोध में था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजीव गांधी की सरकार ने कानून बदल दिए, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी तो खुश हुई, लेकिन इस फैसले ने कांग्रेस की छवि पर निगेटिव असर डाला। जिसके बाद राजीव गांधी ने 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, जिससे कि हिंदू कम्युनिटी की नाराजगी को दूर किया जा सके। 1989 के लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को 197 सीटें मिली, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिलती है और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। वहीं बीजेपी की 2 सीटों से बढ़कर 85 सीटें हो जाती हैं। यहीं से बीजेपी मजबूत होती जा रही थी।
और इसी टाइम पर राज्यों में कई क्षेत्रीय दल भी मजबूत होने लगे। अब कांग्रेस को केवल एक राष्ट्रीय विपक्षी दल से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों से भी चुनौती मिलने लगी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की एक रैली में हत्या हो जाती। 1991 में लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही। इसके बाद साल 1996 का चुनाव हुआ और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, एचडी देवगौड़ा 10 महीने 20 दिन और आई.के. गुजराल 11 महीने प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार रहती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव होता है, कांग्रेस फिर से वापस आ जाती है और यूपीए की सरकार बनती है और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और मजबूती के साथ वापस आती है। मनमोहन सिंह जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। यूपीए सरकार के दूसरे टर्म में सरकार पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने बड़ा जन आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को देश भर से खूब समर्थन मिला। इसी टाइम पर सोशल मीडिया का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस सोशल मीडिया को समझने में पीछे रह गई। एक तरफ जहां मोदी जी की सोशल मीडिया में मजबूत छवि बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी पुराने बोरिंग एड्स चला रही थी। राहुल गांधी जो कांग्रेस के फ्यूचर थे, उन्हें यूथ आइकॉन बनना था, लेकिन उनके सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे थे। हर भाषण की क्लिप्स काटकर उनकी एक पप्पू की इमेज बनाई जा रही थी। 1 लाख रुपया हर महीना खटाखट खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन इस पर कांग्रेस ने कुछ भी रिस्पांस नहीं किया और चुपचाप बैठी रहती। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को मात्र 44 सीटें मिलती हैं। ये कांग्रेस की हिस्ट्री की सबसे कम सीटें थी। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 से 2019 के बीच कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रही और केवल कुछ ही राज्यों में सरकार बना पाई। 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, बीजेपी और मजबूती के साथ वापसी करती है, लेकिन कांग्रेस केवल 52 सीटें ही जीत पाती है, जिसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता चला गया। कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। 2022 में राहुल गांधी ने पैदल यात्रा शुरू की, जिससे कि वो लोगों से जुड़ सकें। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होता है और कांग्रेस फिर से सत्ता से दूर रहती है। कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिलती है और फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर क्या कारण थे कि जिस पार्टी की कभी 404 सीटें आई, आज वो पार्टी एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस का ये डाउनफॉल अचानक नहीं हुआ है। 1984 के बाद कांग्रेस कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस के डाउनफॉल का एक बड़ा कारण ये भी है कि पहले के समय पर कांग्रेस के सामने कोई भी मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जैसा मजबूत विपक्ष मिला और अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में एक मजबूत विपक्ष मिला। कांग्रेस के डाउनफॉल का दूसरा कारण है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। शुरू से ही कांग्रेस का नेतृत्व एक ही परिवार के आसपास केंद्रित रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे देश में पहचान हो। अगर आज के टाइम पर देखें तो राहुल गांधी को छोड़कर बहुत कम ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में पहचान रखते हैं। कांग्रेस के डाउनफॉल में सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण रहा। बीजेपी ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार को टाइम पर समझकर उसका उपयोग किया, वहीं कांग्रेस को सोशल मीडिया को समझने में बहुत टाइम लगा। 2013 के टाइम पर मोदी जी की एक मजबूत छवि सोशल मीडिया में बिल्ड की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पप्पू की इमेज बन रही थी। उनके भाषणों के क्लिप्स काटकर मजाक बनाया जा रहा था और कांग्रेस इसका कोई उपाय न कर चुपचाप बैठी रही। यही कारण है कि राहुल गांधी को बाद में अपनी छवि सुधारने में ही बहुत समय लग गया। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर होती गई, उसका संगठन कमजोर होता गया। पार्टी के नेता पार्टी छोड़ते गए और कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। कांग्रेस अपने आप को फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2019 की
तुलना में 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ। अब सवाल आता है, क्या कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है कि नहीं? तो हिस्ट्री बताती है कि कोई भी पार्टी सत्ता में या फिर विपक्ष में स्थायी नहीं है। कांग्रेस फिर से वापसी करेगी या नहीं, ये उसकी रणनीतियों पर निर्भर करेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।